एक 10 साल का छोटा बच्चा जो गार्डन में बैठा हुआ अपने दोस्तों को खेलते हुए देख रहा था और एक व्यक्ति जो उस बच्चे को डेली नोटिस करता है वो उससे जाकर पूछता है कि बेटा आप उन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। तब वो बच्चा बताता है कि उसके पिता ने उसको खेलने से मना किया है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पिता उसे चॉकलेट्स, उसके गिफ्ट्स और उसको खिलौने लाकर नहीं देंगे और ना ही कभी उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। और वो बच्चा अपने पिता की बहुत ज्यादा बुराई करता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे माता पिता कभी किसी को ना मिले। तब वो व्यक्ति उस बच्चे के पेरेंट्स से जाकर मिलता है और उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उस बच्चे के दिल में छेद है। अब उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है पेरेंट्स को लेकर वो टोटली चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो बिहेवियर है वो अलग होता है और उसी के दूसरे पहलू को जब हम सुनते हैं तो आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है और यहीं पर क्रिएट हो जाता है बिहेवियरल बाइसेस, जिसको आज हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं राहुल पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 3 बिहेवियरल बाइसेस, जिसका फर्स्ट पॉइंट है नो वन इज क्रेजी। हर एक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू उसके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बनता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गरीब परिवार में पला बड़ा व्यक्ति वैसे रिस्क और रिटर्न्स के बारे में नहीं सोच सकता जैसे एक बैंकर की संतान सोच सकती। ऑथर के अनुसार आप कुछ लोगों को पैसों के साथ फुलिश थिंग्स करते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मूर्ख है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जो व्यक्ति 1950 में जन्मा है वो शुरुआती दिनों में अपने स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेशन को बीट करते हुए नहीं देख पाया, लेकिन 1970 में जो व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपनी यंग एज में स्टॉक मार्केट को 10 गुना बढ़ते हुए देखा, तो इन लोगों की सोच 1950 में पैदा हुए लोगों की सोच से टोटली डिफरेंट होगी। एक गरीब परिवार का व्यक्ति उस तरह से नहीं सोच सकता जैसे एक अमीर व्यक्ति सोच सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति जो लॉटरी पर बहुत ज्यादा खर्च करता है और लॉटरी पर $400 खर्च कर देता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे वो इतने पैसे जुटा भी नहीं पाता। यहीं पर अमीर व्यक्ति को ये मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो एक सपने को खरीदने जैसा होता है। हर एक व्यक्ति का फाइनेंशियल डिसीजन भले ही वो रैशनल ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो रीजनेबल होता है क्योंकि यह उसके लिमिटेड और यूनिक एक्सपीरियंस पर बेस्ड कहानी होती है। सो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि एक अमीर व्यक्ति को लॉटरी खरीदना पैसे की बर्बादी लगती है, वहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है जिसमें वह अपने सपने को पूरा होते देख सकता है। तो किसी व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस ए के लिए इरेशनल हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो पूरी तरह से मायने रखता है। पॉइंट नंबर 2 द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी एक्सपेंसिव गाड़ी को देखते हैं तो आपके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। तो यहाँ पर हम उस गाड़ी के मालिक की कोई परवाह नहीं करते, तो हमारा सारा ध्यान कार पर होता है और यही पैराडॉक्स हर जगह पर लागू हो, चाहे वो बड़ा घर हो, एक्सपेंसिव गाड़ी हो या कपड़े हो। आप अपनी चीजों से उतना प्रभावित नहीं होते जितना कि दूसरे लोग होते। पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ सक्सेस। सो इस पॉइंट का जो फंडामेंटल आइडिया है वो इस बात पर फोकस करता है कि अगर आप मार्केट में हाई रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी के लिए आपको एक कीमत चुकानी होती है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सोर्सेज ये बताते हैं कि मार्केट के हाई रिटर्न्स फ्री में नहीं मिल सकते। 1950 से 2019 के बीच में डेव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 11% का एनुअल रिटर्न दिया, लेकिन इस सक्सेस की जो कॉस्ट थी दोस्तों वो डॉलर या सेंट में नहीं थी, बल्कि इंस्टेबिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट। और यही इंस्टेबिलिटी वो एडमिशन फीस थी जिसकी वजह से उनको हाई रिटर्न्स मिल पाए। कुछ लोग इस फीस को फाइन समझने की गलती कर बैठते हैं जिसका उनको बाद में भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट की वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को गलत टाइम पर ट्रेड करने के लिए इनकरेज करती है और जिसकी वजह से उनको हाई कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए बार बार ट्रेड करने की वजह से हम लॉन्ग टर्म में जो हमें ह्यूज रिटर्न्स मिलने वाले होते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी हम खो देते हैं और फीस की बजाय दोस्तों वो उसको फाइन समझने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4 यू विल चेंज। तो दोस्तों आज की डेट में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हार्ड हो चुका है, क्योंकि लोगों के पर्सनल गोल और डिजायर्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली। सो सक्सेस पाने के लिए हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए और ये कभी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं लो इनकम के साथ, और न ही ज्यादा इनकम के लिए अपनी यंग एज को खो देना। एक व्यक्ति 18 साल की उम्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करता है और 30 वर्ष की उम्र में जब वो पिता बनता है तो उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग फेल हो जाती
जाती है। सो बदलते टाइम के साथ जो हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा करियर, हमारी इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस एंड बजट, टाइम के साथ ये सभी बदलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपाउंडिंग में ये रुकावट डालने का काम करते हैं। लेकिन इसके उलट रोनाल्ड रीड और वॉरेन बफेट जैसे लोग जो सफल हो पाए, क्योंकि वो लगातार कई दशकों तक एक ही काम करते रहे, जिसकी वजह से वो कंपाउंडिंग हो पाई। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टोरी में जी रहे हैं और जो पास्ट हिस्ट्री में आपका बिहेवियर है दोस्तों, वही आपका प्रेजेंट बन जाता है। और यही कंफ्यूजन हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। क्योंकि हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं हम आज भी ये नहीं जानते, इसलिए हम ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं जिसमें टाइम के साथ साथ ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे गोल्स और डिजायर लाइफ में चेंज होते रहते हैं। वी आर नॉट द फाइनल वर्जन ऑफ आवर पास्ट हिस्ट्री। और उसके बाद जब हम एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजंस को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं तो हम फ्यूचर में होने वाले रिग्रेट से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बैलेंसिंग। जब आप बैलेंस बनाकर किसी काम को करते हैं तो वहां पर आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होती, और भले ही आपके गोल्स चाहे लाइफ में लगातार चेंज होते रहे, आपकी कंपाउंडिंग पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, पेसिमिज्म अलोर। एक व्यक्ति जो आपसे कहता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक स्टॉक जो अगले साल 10 गुना बढ़ जाएगा, आप उसे बेवकूफ समझेंगे या उसकी बात पर विचार नहीं करेंगे, या फिर आप उसे एक सेल्स पर्सन समझेंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो आपसे ये कहता है कि आपने जिस स्टॉक को परचेज किया है फ्रॉड के कारण उसकी वैल्यू डाउन होने वाली है, तो और तुरंत ही आप समय निकालकर उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। सो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति अच्छी बात करता है लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन जब एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताता है तो वो हमें मदद करने वाला जैसा लगता है। और यही दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से आप ये समझने लगते हैं कि जो फेलियर है वो एकदम से आता है और जो प्रोग्रेस होती है वो धीरे धीरे होती है। और यही सोच उनके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का कारण बन जाती है। सो मार्केट की इंस्टेबिलिटी में जो फीस आपको पे करनी होती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको एज अ फाइन के रूप में आपको लेना चाहिए। मार्केट में लंबे समय तक जमे रहने की कला आपको सीखनी चाहिए। सो रियल ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति वो है जो बिलीव करता है कि उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी ही, और इस पछतावे से बचने का एक ही रास्ता है कि वो एक्सट्रीम से बचे, और उसे चाहिए कि उसे अपनी लाइफ की हर एक स्टेज पर अपनी एनुअल सेविंग और टाइम के बीच में बैलेंस मेंटेन करे। और ये बैलेंसिंग उसकी प्लानिंग के साथ टिके रहने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 3rd चैप्टर बिहेवियरल बाइसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।